कि सरकार की भूमिका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये भी सही है कि खाली वीसी के कहने से नहीं होगा, वीसी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और वीसी का कंट्रोल कहाँ से होता है, ये बहुत मायने रखता है। तो अब चूंकि चुनाव है, चुनाव का मौसम है, मैं ये भी कंसर्न समझना चाहूँगा, चूँकि आप सब लोग यहाँ से पास आउट करके निकलोगे, कोई एकेडमिक में जाना चाहेगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती होना चाहेगा, कोई कंपटीशन की तैयारी करेगा, ऐसे भी लड़के होंगे बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में कर भी रहे होंगे, तो फर्स्ट टाइमर भी होंगे। तो उस नजरिया युवा देश है। हाँ बोलिए सर, ये बात कहनी थी कि जैसे हम ये छोटे मुद्दे हैं बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बृहद तौर पे हम सब लोगों को ये समझना होगा सर कि जो भारत सरकार है वो शिक्षा पे जो बजट है उसकी हर साल कटौती करते जा रही है। उसका सर एक रीज़न ये है कि वो शिक्षा को इसलिए डाइल्यूट कर रहे हैं कि चीज़ों को वो बहुत ब्लाइंडली फॉलो करवाना चाहते हैं, जिससे लोगों को वो पोलराइज कर लेंगे। यदि वो शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो हम लोग सवाल पूछने लगेंगे, और हम लोग जब सवाल पूछेंगे तो हम वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे और स्क्रॉल नहीं करके वो नेहरू और गांधी और सबको गाली देने वाला और एक कह रहे हैं माइंड में एक तरह से ब्रेन वॉश जिसको कह सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो वो इस एजेंडे को लागू करने के लिए सर वो शिक्षा पे जो बजट है उसकी कटौती करते हैं, उसका असर हर यूनिवर्सिटी पे दिखता है। वो हम ब्लेम कर लें वीसी को, हम कर लें, वो तो ठीक छोटी चीज़ है, लेकिन दिल वहाँ से रूल होता है और मेन जड़ ये है सर। एक बात, स्टूडेंट अगर पढ़ेगा तो किसी भी विचारधारा को, किसी भी पार्टी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। वो किसी भी विचारधारा को अपने ऊपर दे करके तथ्य पे बात करेगा, तर्क करेगा, समझेगा। उसके लिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच दीजिए ना, हमें आगे आकर के अपनी बातों को रखने का मौका दीजिए। अगर आप विश्वविद्यालय स्तर पे अगर राजनीति को खत्म कर देंगे, यहाँ बीएचयू में कब से जो इलेक्शन बंद है, और भी महात्मा गांधी काशी हिंदू सेंटर वो भी है, वहाँ पे इलेक्शन बंद है। अगर छोटे समाज के लड़के हैं यहाँ बीएचयू में आते हैं पढ़ने के लिए, बिहार यूपी के जो लड़के हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगे जाकर के राजनीति में, जैसे कि बहुत बड़े राजनीतिक जो राजनाथ सिंह है वो भी छात्र राजनीति से निकले हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी छात्र राजनीति से हैं, तो छात्र राजनीति को ख़त्म करने का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के उनके विचारों को दबाया जा रहा है, और आप ब्लाइंडली किसी भी पार्टी को फॉलो करिए। बीजेपी जो है अंधभक्त इतना हम लोग सुन चुके हैं, मतलब कि हमारे कुछ दोस्त हैं, उन लोग को अगर बोल दो कि भाई ये देखो यार, ये तो फैक्ट पे आना ही नहीं चाहते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि मोदी चले जाएंगे ना तो हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। मोदी अगर हार गए, कांग्रेस जीत गया तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। ये ऐसा मतलब कि बिना सर पैर की बातें, एक फैक्ट नहीं है, विचारों को पूरी तरीके से छात्रों से बात नहीं है, इनकी पूरी जैसे कि अगर बीजेपी सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम नहीं कर रही है, एक तरह से युवाओं की मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दिमाग में इतना भर दिया गया है मोदी की गारंटी, मोदी कौन सा गारंटी देके चले गए, बनारस में आकर के बड़ा काम कर लिए। मैं बता रहा हूँ बहुत प्रोटोकॉल होता रहा। ये विश्वविद्यालय के अंदर लड़की छेड़ के चले गए, आईटी सेल के लड़के, बीजेपी के आईटी सेल के लड़के थे ना, और जब हम लोग आंदोलन करने उतरे, दीवार खड़ा कर देंगे। विश्वविद्यालय को बांटने की बात करना शुरू कर दिए लोग। किस स्तर पे ये पॉलिटिक्स, ये आईआईटी बीएचयू और बीएचयू की पॉलिटिक्स बहुत पहले से होती आ रही है, और ये जो अभी वीसी बने हैं ना, ये भी आईआईटी बीएचयू का ही प्रोडक्ट है जो वीसी बन करके आए हैं। छात्रों पे ही ये प्रभाव नहीं है, ये एक एजेंडा है जो आप समझ रहे हैं, जो आज से नहीं, ये जो गांधी को पाकिस्तान बंटवारे का जिम्मेदार ठहरा के जो शुरू से फैलाना शुरू किया गया, 1925 से उनकी हत्या की शुरुआत करती रही गई, तो ये एक एजेंडा है। देखिए यहाँ से पढ़ के गए 1925 तो आप जोड़ दिए चूंकि आरएसएस की स्थापना हुई इसलिए, ना लेकिन 1925 के बाद भी मैंने गांधी की हत्या मैं एकदम अभी प्रेजेंट पर आते हैं। 31 में ही बम फेंका गया, मैं उस पर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संघ के ही स्थापना से, लेकिन संघ की मानसिकता इस तरीके से हो गई है कि जिस विश्वविद्यालय स्थापना समारोह में गांधी आके भाषण देते हैं, और उस विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे जो आज महामहिम राज्यपाल बने हैं, मनोज सिन्हा का बयान देखिए, इतनी विकृत मानसिकता उस आदमी में समा गई है। कह रहे हैं गांधी कौन पढ़े लिखे थे, एक कलम चलाए और रिजेक्ट कर दिए, मतलब अपनी इंटायर पॉलिटिकल के सामने नेहरू की वकालत फर्जी कर दी है। हमारे मनोज तिवारी यहीं से पढ़ के गए हैं,
अरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए वो जेएनयू का लड़का खड़ा होकर ललकार रहा है। उनकी बातों से लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं। जिस हिसाब से वो बातें करते हैं कि मोदी, मैं मनोज तिवारी की बात कर रहा हूँ और मैं उन्हीं के गांव के आसपास से आता हूं। रिंकिया के पापा की बात कर रहा हूँ मैं। वो यहीं से पढ़ के गए हैं। उनकी बातों में ना कोई तथ्य है ना पॉइंट है। महंगाई कैसे मोदी जी कम करेंगे? आप सांसद हैं, आप बताइए ना कैसे महंगाई कम होगी। आप ये बताइए 450 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। अगर वही सिलेंडर अगर 500 में देंगे तो अगर 500 गरीब का बचेगा तो राशन खरीद सकता है जा करके। आपको राशन खरीद के देने की जरूरत नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इस चीज को समझिए ना सर। मैं बता रहा हूँ, मैं पेट्रोल और डीजल, जब 2014 में पेट्रोल डीजल का दाम 70 से 75 रुपए के आसपास था। एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल पर, अलग से जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी की मांग होती है कि पेट्रोल पर जीएसटी लगाए, वो चलिए सरकार की बात है, वो क्या करे। एक्साइज ड्यूटी डीजल पे 3 रुपया कुछ लगता है और पेट्रोल पे 8 रुपया कुछ लगा। ये बीजेपी के सरकार में 30 बार बढ़ा करके पेट्रोल का दाम जो 90 से 110 तक पहुंचाया गया। आज भी अभी मैं पहले थोड़ा कम कर दिया जाता। मैं अभी बीएचयू, अभी तो मैं यहीं का रहने वाला भी हूँ, बीएचयू में पढ़ भी रहा हूँ। अभी सिलेंडर का दाम 1100 कुछ रुपए का मिला था। मैं अभी 10 दिन पहले कम किया गया। अभी मैं 10 दिन पहले लेने गया तो 100 रुपया घट गया है। चलो एक मिनट सर, अभी सब कुछ लोग कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में नहीं है। जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो खतरे में है। जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने एक पॉजिटिव राजनीति की है। सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चल रहे हैं। बिहार में 90 के दशक में क्या होता था? खास जाति को आप टारगेट करिए, नरसंहार करिए, खुलेआम जातिवाद कीजिए। आज है कि सबको लेकर चल रहे हैं, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, हर क्षेत्र को लेकर के सरकार सबको लेकर चल रही है। और मतलब और विकास। सर, इस लाइब्रेरी में इतने बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे मत करो आप लोग आपस में। एक मिनट आ रहे हैं सर। अगर इस सरकार में भी पेपर लीक हो रहा है तो इस सरकार और पिछली सरकार में अंतर क्या रह जाएगा? बेसिक मुद्दा हमारे लिए क्या है? पेपर ढंग से करा नहीं पा रहे, गारंटी बात हो रही है सर। इसी लाइब्रेरी में सर इतने बच्चे पढ़ रहे थे रात दिन। आप लोग अब शोर करोगे तो मैं बंद कर दूंगा। आप शोर करोगे तो बंद कर दूंगा, प्लीज। हाँ सर, आप लोग स्टूडेंट हो, आप व्यवस्था की बात करो, आप व्यवस्था खुद फैला रहे हो। हाँ सर, यही आपके सामने लाइब्रेरी, इसमें दिन रात बच्चे इतनी यूपी पुलिस की मेहनत से तैयारी कर रहे थे, ढंग से पेपर नहीं हुआ सर। गारंटी है, अगर एक मुद्दा रखे, इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है, पिछली सरकार में भी, नो डाउट कि हर सरकार में पेपर लीक होता था। तो इसमें उसमें अंतर क्या रह जाएगा सर? हम कैसे चुनेंगे कि वो सरकार सही थी, ये सही थी? इसमें भी लगा हाल ही घटना है, बिहार में अभी 5 लाख नौकरी बांटी गई है। रुक जाए यार, 3 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी बांटी गई है। कौन सा पेपर लीक हुआ है? कौन सा पेपर लीक हुआ है? 5 लाख नौकरी मिला है ना? सैकड़ों बच्चे इसी लाइब्रेरी से सेलेक्ट हुए हैं सर। इसी लाइब्रेरी से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए बिहार में जाकर? आप लोग तेजस्वी जब तक थे 5 साल नौकरी दिए, पेपर लीक नहीं हुआ। जब नीतीश आई इसमें पेपर लीक, यूपी पेपर लीक। अब बताइए करे क्या? 50-60 लाख फार्म पड़ रही है, लड़के क्या करे? 5-18 के बाद वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, 60 लाख पड़ी है, पेपर लीक। एज उम्र चला गया, कब कराएंगे पता नहीं। इन लोग मुद्दा बस मंदिर बनवाएंगे, धर्म पे राजनीति करेंगे, लड़के क्या करेंगे? हम लोग पकौड़ा तलेंगे। सबसे बड़ी बात, आते हैं आपके, हम लोग प्रजा यहाँ के। क्या नाम है आपका? प्रिंस है, फिलॉसफी के स्टूडेंट, दर्शन साहब। चलो अपनी बात खत्म करो, सबसे बात करो। आप लोग से हाथ, आप लोग थोड़ा पीछे। एक बात में पहले कोई बात पूरी होने दिया। हम लोग प्रजा है, जो गवर्नमेंट यहाँ की मतलब पीएम, वो यहाँ के राजा नहीं हुए। पहली बात, प्लेटो है एक दार्शनिक, वो बोल गए जो यहाँ का राजा हो, दार्शनिक बुद्धिवादी होना चाहिए। क्या है ये? पढ़े लिखे कुछ होना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए क्या है मुद्दा, क्या चल रहा है। इनका अलग जुमला चलता है इनका। लड़के कहाँ जाएंगे? व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इसलिए लोकतंत्र में भी राजा चुनना है। चाहते हैं। आपकी मानसिकता ये है, स्टेटमेंट दिया उस पे चाहिए। वो बुद्धिवादी बोला। एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा भैया, एक छोटा सा पॉइंट। जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है देश के राजा हैं। हम लोग क्लास 8वीं में सिविक्स के बुक में पढ़े थे कि डेमोक्रेसी में जनता राजा होती है और प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, इस देश के नौकर हैं। ये जो दिमाग में डाला जा रहा है कि मोदी इस देश के, मोदी तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधान सेवक वो कहते हैं, उनके चमचे क्या बोलते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा भाई बोल रहा है कि धर्म के नाम पे इलेक्शन वोट नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी जो है बहुत
आप लोग जानते होंगे, उनका कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कह रहे थे कि वो लोग अधर्मी है जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। धर्म हमेशा भी व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। सर मैं आप लोग को भी मेरी एक बात आराम से इनको बोल लेते सर, सब अपनी बात को। अच्छा एक मिनट सबको बात कर लेते। रुकिए, अगर भाजपा धर्म के नाम पे लोगों को बांट रही है, अगर हम कांग्रेस का मेन एजेंडा उठा के देखें जो 2024 का चुनाव होने वाला है, उसका मेन एजेंडा क्या है? उन्होंने अपनी जो उनका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये क्या है? ये क्या लोगों को विकृत नहीं किया जा रहा है? लोगों को बांटा नहीं जा रहा है जातिगत? अगर सुनिए एक मिनट जातिगत जनगणना तो जाति के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए, एक मिनट, वो धर्म के आधार पर बांटना और जातिगत जनगणना दोनों अलग। अच्छा अगर बताइए, अगर सुनिए, अगर हम कहें मतलब जातिगत, अगर हमको पता रहे कि कहाँ पर कौन सी जाति के लोग ज्यादा हैं, कहाँ पर कौन सी जाति के लोग कम हैं, अगर ये हमको अगर स्पष्ट रूप से सबको पता चलेगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न होगा? क्या लगता है कि सब कुछ जैसे समान रूप से? एक मिनट सुनिए, एक मिनट चुप रहिए, आप लोग अभी तक बोले हैं, एक मिनट बोलने दीजिए, अपनी बात करने दो, अपनी बात करने दो। आप हमको उत्तर पूरा दे लेने दीजिए। अगर आपको यहाँ पे पता रहे, थोड़ा पीछे हट के बोलो। अभी जैसे उन्होंने भैया ने वो एक आए थे अभी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 85% से अधिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या ये उनकी मानसिकता उनकी विकृत हुई कि नहीं हुई? पहले मेरा उत्तर तो सुन लीजिए, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, पहले पूरा बात सुन लीजिए। अरे भाई, लेकिन अगर आबादी है, आबादी के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए एक मिनट भागीदारी होनी चाहिए। पहली बात, जो लोग पीछे हैं उनको आरक्षण दिया गया है कि नहीं आरक्षण दिया है? उसके बाद आरक्षण प्राप्त करने के बाद यदि आप लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ये सरकार की गलती है कि आप लोगों की गलती है? अभी एकेडमिक उसमें फैकल्टी का जिक्र कर रहे थे कि उसमें अगर ज्यादा लोग हैं तो बात करने अभी हम कह रहे हैं, अभी IIT बॉम्बे ने 0% SC/ST लोगों का चुनाव किया, 0% SC/ST फैकल्टी है। क्यों है? इससे तो अभी सुनिए, इसके आप पे मोदी जी सफाई दे के अभी परेशान है, इससे मत जाओ। जवाब देना चाहते हैं, इन्होंने कहा सर एक बात मेरा सर, क्या इस सर अब आप लोग अव्यवस्था कर रहे हो, आप लोग थोड़ा इधर हटिए। अव्यवस्था नहीं, आप तो एक मिनट एक करके थोड़ा पीछे हटिए, एक करके नहीं बोलूं सर, क्या इस देश में हिंदू आस्था का कोई महत्व नहीं है? देश की 80% बहुसंख्यक आबादी की कोई महत्व नहीं है। मत बोलिए। हमारे रामलला बरसों से टेंट में थे, इसी सरकार ने ना लाया भव्य मंदिर बनवाया है। अब काशी का कॉरिडोर देख लीजिए, उसके बनने से कितना ज्यादा पर्यटन बढ़ा है, पूरे देश विदेश से लोग देखने आ रहे हैं। तो मोदी जी जब से 2014 से आए हैं, राहुल गांधी नहीं है कि किसी सोने के चम्मच से दूध पिए हैं। मोदी जी एक छोटे से परिवार से उठ के आए हैं और देश का प्रधानमंत्री बने हैं, और एक मजबूती से पूरी मजबूती के साथ देश की सरकार को चला रहे हैं, और पूरे विश्व में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का। इसका जवाब बुनियादी मुद्दों पर काम होना चाहिए। ये लड़का जैसे बोल रहा है कि मोदी जो है वो राम मंदिर बनवा दिए। कौन बोल रहा है मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए? अगर नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, अरे भाई रुको, कोर्ट से फैसला है सर। आप भी इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। पहली बात कि ये मंदिर वाली बहस में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, हम तो आए थे ये मुद्दा ही नहीं, ये लोग ऐसे ही, ये लोग सर ये मुद्दा ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही भटकाते हैं। थोड़ा पीछे ऐसा है, देखो यही लोग कहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। भाई आप सारी पार्टियां खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस, सारी क्षेत्रीय पार्टियां, RJD, सपा खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। भाई हम तो तुमको बोलने के लिए ये मंदिर मस्जिद पे जो है भटकाने का काम है, भटकना नहीं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है सर, बात नहीं होगी तो किस मुद्दे पे बात? भारत जो है 10 साल में हर इंडेक्स में नीचे आया है। हमारा जो रुपया है अफगानिस्तान के करेंसी से नीचे आ गया है, ठीक है, बांग्लादेश से भी नीचे आ गया। 5 ट्रिलियन की 5वें नंबर पे इकोनॉमी पहुंच गई है ना। देश का पॉपुलेशन भी 10 साल में बढ़ गया है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि 5 कह रहे हैं अगले 5 साल में टॉप 3 में पहुंचा। सर टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। नहीं सर, रुक जाओ यार, टॉप 3 में पहुंचा दीजिए। 80 करोड़ लोगों को अभी धान गेहूं बांट रहे हैं 5-5 किलो, कहाँ टॉप 3 में पहुंचा रहे हैं? अगर आपके घर में
आदमी खाने के लिए नहीं है, 5 ट्रिलियन और 5 नंबर 1 पे पहुंचा दीजिए। यहाँ गरीब को खाने के लिए पैसा सरकार दे रहा है, यहाँ पे गरीब गुरबा के पास अभी भी इतनी शिक्षा नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है कि वो अपना खाने पीने का व्यवस्था खुद कर पाए। मैं राहुल गांधी के भी इस स्टेटमेंट से बहुत खुश नहीं हूँ कि हम 10 किलो देंगे, वो 5 किलो दे रहे हैं तो 10 क्यों देंगे? आप ऐसा व्यवस्था करिए वो 10 किलो अपने बूते पे कमा सके ना, ऐसी चीजें करिए ना। सर अगर राम मंदिर बन सकता है तो लाइब्रेरी भी तो एक्सटेंड हो सकता है। इतने छात्र हैं बीएचयू में सर, सुबह 5-6 बजे उठो आओ यहाँ तक बन ही रहा है, महीनों से बन रहा है वहाँ तक। सर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है देश में, 5 साल बाद देश में चुनाव होने जा रहा है और मुद्दा में रोजगार, मोदी जी के मुद्दे में रोजगार है ही नहीं है। कहीं एक बार भी रोजगार की जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया ये कोई बात नहीं होती है। आप हम एक छात्र के अनुसार हमारी जो मांग है, हमारी मांग है रोजगार होनी चाहिए। कहते हैं पकौड़े तलो, मैं पीएचडी करके पकौड़े तलूंगा, कहेंगे कि इतना रोजगार प्रकट हो गया। तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि आवश्यकता क्या है, सभी वर्गों की उस प्रकार की आवश्यकता है, हर वर्गों को पे ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ 80 करोड़ लोगों पर राशन बांट दिए वो ठीक है, मगर ये मूलभूत इससे माननीय सांसद हैं मनोज तिवारी नाम है उनका, अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं। उस आदमी को इतनी जानकारी नहीं है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। एक इनकी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम स्मृति ईरानी है, भारतीय जनता पार्टी की, वो 80 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाल चुकी हैं। तो स्लिप ऑफ टंग होगा। और 80 और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मनोज तिवारी जी से जब पूछा गया, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश की जो संस्थाएं हैं उसको खत्म किया जा रहा है, ना कोई डेटा रिलीज हो रहा है। आखिर आदमी बोले तो बोले क्या? बेरोजगारी का डेटा, बेरोजगारी का डेटा न अभी तक कोई सिस्टमेटिक ढंग से रिलीज हो रहा है। इतनी इलेक्शन कमीशन सेलेक्टिव केसेस में ध्यान देता है और सब पे ध्यान नहीं देता है। तो जब संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर ये हम जो बात कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जो हम बात कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यकता है कि सरकार बदले इस बार और एक अच्छे मुद्दे पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश के युवा है सर, जो देश के युवा हैं वो इस बार बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वो क्या कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ऐसे कई नारे दिए थे, लेकिन वो सब पर अपने नारों पर ही विफल है। 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे प्रतिवर्ष, और 2 करोड़ रोजगार की बात, वहाँ पे 1000 रोजगार की बात। जब रोजगार के नाम पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। हाँ, फिर इसके बाद आया हमने कभी भी 75 साल कांग्रेस ने राज किया, हमने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा कि वो 70 साल नहीं 10 साल से तो ये 62-63 साल उन्होंने कभी भी इतना झूठ खुले मंचों से नहीं बोला कि वो दरभंगा एम्स की बात करते हैं। दरभंगा एम्स बगल में बिहार में जाके बोलते हैं दरभंगा एम्स बनाया है। हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। और फिर इसके बाद वो शिक्षा के नाम पर, मतलब कि शिक्षा के नाम पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और गलगोटिया जैसे यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राइवेट है, उसको कौन सरकार उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब जैसे जब यहाँ पे शिक्षा क्या कहते हैं कि जब फीस वृद्धि होगी तो छात्र कहाँ जाएगा? छात्र ये छोड़कर विश्वविद्यालय जाएगा, प्राइवेट में ही जाएगा। तो इस प्रकार ये देश को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। और ऐसा ना हो कि कल हमारे स्कूल का मॉनिटर भी क्या कहते हैं कि भाजपा का, तो वो तो जैसे भाजपा पार्टी है वैसे कांग्रेस है, तो अगर हो क्लास का मॉनिटर भी हो जाएगा। तो ये सर मैं कहना चाहता हूँ जो भारतीय जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, या धर्म है, या मंदिर है, विश्वनाथ कॉरिडोर है, या राम मंदिर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में भाजपा इतना भी काम नहीं कर पाई है कि वो राम मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर और जगन्नाथ कॉरिडोर और मथुरा और जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं या जगन्नाथ कॉरिडोर, जो भी कॉरिडोर हैं, उनके ऊपर ये वोट मांग रहे हैं। इन्होंने 2014-2015 में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और पता नहीं 1000 तरीके के जो जुमले हैं जो जनता के बीच की, और उसके बाद झूठ तो ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं आप। मतलब झूठ बोल के सीधे से खारिज कर देना कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये सबसे अहम मुद्दा है सर, सबसे अहम मुद्दा है
कि अगर आपने 10 साल में कोई काम नहीं किया है, अगर आपने काम किया है तो राम मंदिर मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अगर आपने बेरोजगारों के लिए काम किया हो, आपने 2014 में वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर, अगर आपने उन 2 करोड़ की जगह 10 लाख भी रोजगार दिया होता तो आप गिनाने की नहीं, 10 लाख से ज्यादा दिया है केंद्रीय उसमें नियुक्तियों में, हालांकि खाली है वैकेंसी, लेकिन 10 वैकेंसी लाख खाली है सर। अभी हाँ। जो है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें 30 लाख नौकरियों की बात हो रही है। अभी मैनिफेस्टो जैसे ही सरकार बनेगी तो हाँ, अभी तो मैनिफेस्टो है, चलो ये हाँ। मतलब ये कंडीशन है। अगर आपने काम किया होता और वो अरे भाई मौका मिले तो माइक तो आने दो पहले। अगर आपने काम किया होता और धरातल पे काम किया होता तो आपको राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे बात नहीं करनी होती। एक मिनट सुन लीजिए। अभी भैया ने कहा, भैया ने साफ साफ कहा कि 10 साल, एक मिनट, भैया ने कहा कि 10 साल में भाजपा इतना भी काम नहीं कर पाई है कि भाजपा को वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा हो। अब हम मुद्दों की बात करते हैं। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि हम हटा देते हैं। आप कहेंगे कि धर्म की बात हो रही है, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, धर्म को हटा के सभी बातें होंगी। एक मिनट सुन, आप सुन लो सबका बात। अभी देख लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि राम मंदिर से भारत का विकास नहीं हो पाएगा। हम एक तो बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेना चाहूंगा कि स्विट्जरलैंड काफी समृद्ध देश, आप लोगों को पता होगा। यूएसए काफी समृद्ध देश, आप लोगों को पता होगा। दुबई लेटेस्ट में अगर 2016 के बाद से उठा के देखें 2024 तक अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा विकास किया तो उसका नाम यूएई है। यूएई का सबसे ज्यादा विकास क्यों है? कोई उत्तर दे सकता है इसका? टूरिज्म से। एक मिनट, आप चुप रहिए। टूरिज्म से अगर किसी देश का विकास देखना है तो आप उठा कर देख लीजिए जितने भी समृद्ध देश हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। सभी समृद्ध देशों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। तो जो भाजपा क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रही है। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? अगर राम मंदिर बन रहा है, अगर ये सब चीजों का निर्माण हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं? तो उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। आप सुनिए। एक मिनट, आप इसका सवाल क्या उत्तर में देते? सुनिए, एक मिनट, आप फिर ऐसे लेकिन आप लोग अगर एक सवाल एक करके, राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे, एक करके राम तो अयोध्या में पैदा हुए, थोड़ा पीछे हट गया। राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे। अयोध्या का डेवलपमेंट हो गया। अरे भाई आपके पास नहीं, रुक जाइए ना, उसी पे बात कर लेते हैं, मंदिरों पे बात कर लेते हैं। रुक जाइए, मंदिरों पे बात कर लेते हैं। यही सर, राम तो अयोध्या में पैदा हुए थे, ठीक है। राम मंदिर अभी बना है। हम लोग जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से मात्र 50 से 60 किलोमीटर दूर मुंडेश्वरी माता मंदिर है, कैमूर जिला में। वो भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। 40 में से 39 सीट जो है बिहार से एनडीए जीत के गई थी। क्या किए हैं मोदी जी? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में ही खाली मंदिर बनेगा, बिहार में मंदिर नहीं बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी जाते हैं पटना रैली करने के लिए, अपना बोइंग वाला हेलीकॉप्टर काहे नहीं लेके गए? काहे छोटका हेलीकॉप्टर में गए थे? बोइंग वाला जहाज होता है। हाँ, बोइंग वाला जहाज काहे नहीं लेके गए? मैं हेलीकॉप्टर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग हंसे। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ। बोइंग वाला जहाज काहे नहीं लेके गए? छोटका जहाज, पटना एयरपोर्ट का भी इतना वो नहीं है जो कि उस प्रदेश की राजधानी है कि वहाँ बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जहाज उतर सके। चलिए अब आप बात करते हैं। एक करके आप ये तीनों चारों समझ। देखिए, अभी देश के सामने राहुल रंजन, देश के सामने अभी बड़ा समस्या जो है बेरोजगारी है। आप पिछले कुछ एग्जाम, रेलवे के एग्जाम के देख लीजिए, तो रेलवे के एग्जाम दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका आप लोगों से प्लीज, आप हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सिस्टम बना। रेलवे के एग्जाम देने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका हम लोग जो है फॉर्म निकलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग जितने भी पीछे वैकेंसी, अब देखिए रेलवे का प्राइवेटाइज हो रहा है, वो बड़ा वैकेंसी जो था रेलवे में आता था और रेलवे प्राइवेटाइज की ओर जा रहा है, तो वैकेंसी आएगा 18 के बाद जेई जो है जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी नहीं आया है। रेलवे में कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आया और वैकेंसी आ रहा था 5000 वैकेंसी। अभी तक रेलवे के इतिहास में इतना कम वैकेंसी कभी नहीं आया। तो रोजगार जो है बड़ा समस्या। जब तक देखिए भोजन तब होगा जब खाना खाएंगे, पेट भरा ही नहीं रहेगा तो भाई भोजन कब करेंगे? भूखे भजन ना हो, भोजन ना होके। हाँ, तो ये बड़ा समस्या। उसके साथ साथ आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो भाई टूरिज्म डेवलप कीजिए, लेकिन साथ साथ देश का ही विकास जो है, जनता जब तक भूखे रहेगी, देश का विकास, हर वर्ग जब तक नहीं विकसित होगा
तो देश का विकास तो कह रहे 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं ताकि भूखे ना रहे। वही तो। और देश के आप धर्म के आधार पर ऐसे ही बोला जाता है कि धर्म के आधार पर वोट, जाति के आधार पर वोट नहीं, संविधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर भी राजनीति हो रही है। किसी देश मानव सभ्यता का विकास का सबसे पहला, आपका शुभ नाम पहले? आदित्य मौर्य नाम। हाँ, बोलिए। शिक्षा, चिकित्सा, समझ रहे ना, रोटी कपड़ा और मकान। बीजेपी का इसमें इससे यहाँ से कोई मुद्दा ही नहीं है, समझ रहे ना। धर्म भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान ये सब है। रही बात, एक महोदय बोल रहे थे कि मतलब टूरिज्म से देश का विकास होता है, बड़ा विकास हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या चीन में कौन सा टूरिज्म है, जापान में कौन सा टूरिज्म है? एक मिनट, चीन में थोड़ा सा आप अपनी बात चीन क्या चीन टूरिज्म के माध्यम से बढ़ा है? जापान टूरिज्म के माध्यम से बढ़ा है? चीन दूसरी चीज। हमारा घर बलिया है, ठीक है महोदय, बलिया के छोड़ दे, हम यही यदि एक्सीडेंट हो जाते हैं तो चिकित्सा पे बात कर रहे हैं, यदि हम यही एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रामा सेंटर में जगह नहीं है कि हम वहाँ एडमिट हो सके। बात समझिए, बलिया से लोग किसी का हार्ट अटैक हो जाएगा तो मतलब चिकित्सा की बात करें, हर जगह चिकित्सा की बात नहीं कर रहे हैं, बढ़िया अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, विद्यालय की बात नहीं। विद्यालय में महंगाई बढ़ती जा रही है। ये जितने भी लोग हैं आप समझ गए हो कितने मैंने बेरोजगार हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए, ठीक है। विश्वविद्यालय में आने के लिए तमाम जो है कि पसीना एक करते हैं, ठीक है। यहाँ एडमिशन होने के बाद जो है कि सर देश का तभी विकास हो सकता है जब आम जनता पहले अपना माइंडसेट बदलेगी। लोगों के अंदर तो पहले जातिवाद भरा है, पहले जातिवाद नहीं निकाले माइंड से देश का विकास। लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से मतलब देश का विकास, कोई भी देश कब विकास कर सकता है? सभी लोग कब विकास करेगा? कब चाहे कि भारत पहले है विश्व गुरु बने, कब बनेगा? आप इन लोग से पूछिए कब बनेगा? जातिवाद जो है हिंदू मुस्लिम करने के बाद झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा तब बनेगा। जब देश का झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा तब देश विकास करेगा। बोलने का अधिकार नहीं है सर। एक मिनट सुनिए सर, अभी भी SC/ST को जो है अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है, खुल के जो है। अभी क्या किसी को मतलब कितना भी कहें, लेकिन SC/ST अभी भी सर खुल के अपनी जाति नहीं बता सकता, दूसरे को नहीं बता सकता सर। बीजेपी क्या अभी मतलब उठा रहा है, वो जेल में जा रहा है। चाहे हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को देख लीजिए, तमाम पत्रकार साथी जो जेल में चले गए। भी राष्ट्र बने हैं, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, कितना उसका विकास हुआ है? आप जो है हिंदू राष्ट्र का बात जो भी करते हैं, धर्म के आधार पर जब भी धर्म का मुद्दा, सांप्रदायिकता मुद्दा लोगों के सामने आएगा, तब वहाँ पर शिक्षा पीछे जाएगी, वहाँ पर स्वास्थ्य पीछे जाएगा, वहाँ पर रोजगार पीछे जाएगा, वहाँ संपूर्ण देश का विकास पीछे जाएगा। वहाँ पर सारे के सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। वो बदलेगा कैसे? हम आम जनता को अपना माइंडसेट बदलूंगा। अपने पार्टी के अपनी जात के वाले को वोट देने के लिए रेडी हो। अभी आपकी जाति खड़ी होगा, आप सब कुछ भूल के देश विकास होगा कि नहीं, उसी को वोट देने जाएंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा एक एक करके बात करो भाई, इनको बात करने दो, फिर आप कहो। उस पार्टी को नहीं जी, हमको अपना माइंडसेट बदलना है। हम कोई अभी निर्दलीय बंदा खड़ा हो रहा है चुनाव में, अब उसे जिताएंगे? पार्टी के बेस मेरे पार्टी का उसको जिताएंगे? कोई भी जिताएगा? पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा तब जाके। राम मंदिर कॉरिडोर। और दूसरी बात, जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कितने बंदों के अंदर स्किल है, जिसके अंदर स्किल जॉब पड़ी है। प्राइवेटाइजेशन जरूरी है देश का विकास के लिए, पूरी नहीं लेकिन जरूरी है, 50% जरूरी है। इसको जितना जल्दी समझोगे सेक्टर डेवलप, IT कितने लोग को IT, कितने लोग को IT ऐसे चला जाऊंगा। अगर आप लोग ऐसे बहस करोगे, देखो एक मिनट ऐसी बहस के लिए तो मैदान है। दो बात कर दूं। एक मिनट, लेकिन दो मॉडल होते हैं, बाकी लोगों दो मॉडल होते हैं डेवलपमेंट के। एक मॉडल होता है समाजवादी मॉडल, दूसरा मॉडल होता है पूंजीवादी मॉडल। जब पूंजीवादी मॉडल की आप बात करते हैं, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, उसकी सच्चाई अगर आप उठा के देखेंगे, वो दरअसल 5% पूंजीपतियों का विकास होता है जिनका जेबा भरा जाता है। और जब सोशलिस्ट मॉडल की बात होती है तो देश के मजदूर, किसान और देश के जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, तब उनकी बात होती है। ये सोशलिस्ट मॉडल होता है। और किसी भी देश का आपका शरीर तब विकसित नहीं होता है जब आपका हाथ बहुत लंबा हो जाए। आपका शरीर तब विकसित है जो आपके शरीर के सारे अंग सही तरीके से काम कर रहे हो। तो हमारे विकास का पैमाना ये है कि सभी विकास करें, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, महिला। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, आप कहना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो देश विकास कैसे करेगा? ज्यादातर देशों में प्राइवेटाइजेशन है, ज्यादातर देशों में। आराम से बोलिए। देश के विकास करिए, देश के विकास करिए। ज्यादातर देशों में प्राइवेटाइजेशन है। और ऑक्सफैम
ऑक्सफैम की रिपोर्ट हम मैं ये बता अरे भाई आप लोग एक साथ आप लोग ज्यादातर देशों में सब कोई चुप ही नहीं हो रहा है यार। वंदे भारत में टिकट कर सकते हो, उतना महंगा उसका टिकट है। तुम भी रुको यार, ज्यादातर देशों में सर प्राइवेटाइजेशन है, फुल लेसेज फेयर कैपिटलिज्म पर काम करता है। हम क्या देखते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 1% मात्र जो लोग हैं वो 43 से 44% रिसोर्सेज पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। इसके अलावे जब वो 1% लोग 44% रिसोर्सेज पर कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं, और यही ठीक इंडिया में भी है, तो उनको उतना टैक्स भी देना पड़ता था, देना पड़ता चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है कि टैक्स वो लोग ज्यादा दे रहे हैं जिनकी संपत्ति 60% भी नहीं है। सारे लोगों की मिला करके जितनी संपत्ति 99%। इसके अलावा सर एक मिनट, किसानों की आय जब ये बात होती है, एमएसपी लागू करने के लिए सरकार ने इतना किस किया, किसानों को रोक दिया, किस तरीके करने 2016-17 में इसने चुटकी बजा करके वेल्थ टैक्स को समाप्त किया, चुटकी बजा करके कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से कम करके 18% पे लेकर के आई। इससे किसका विकास हो रहा है? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज। अब एक चीज मैं ये